फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 4 को देख रहे हैं, जिसके तहत हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से विभिन्न टॉपिक को कवर किया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। जैसे कि आप अपने बुक में पेज नंबर 88 पे देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 है जो कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें हम भारतीय उपराष्ट्रपति से संबंधित विस्तृत जानकारी को आज देखते हैं, जो कि आपके सब एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम संवैधानिक स्थिति और परिचय की बात करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति की अगर हम संवैधानिक स्थिति और अगर परिचय की बात करें तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद एक महत्वपूर्ण और गरिमामयी स्थान रखता है। देश के शासन ढांचे में इसका स्थान राष्ट्रपति के ठीक बाद आता है। और पद क्रम की अगर बात की जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति देश का द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक नागरिक और पद का अधिकारी होता है, यानी कि राष्ट्रपति के बाद इन्हीं का स्थान आता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान के तर्ज पर आधारित किया गया है। अब अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन मंडल और चुनाव प्रणाली की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसमें अनुच्छेद 61A के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। यानी संसद के दोनों सदन से तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं और राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जैसे कि लोकसभा में 550 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। ये मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य अंतर की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानसभाओं के एमएलए भाग लेते हैं। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जो विधानसभा है उनमें जितने भी एमएलए हैं वे सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें सिर्फ जो केंद्रीय विधायिका है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसमें जो संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में जो 250 सदस्य है जिसमें से 238 तो राज्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, परंतु जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में भी पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, 2 मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन की जो है सदस्यता खत्म कर दी गई है, अब एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आप इसको याद रखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये पॉइंट। अब चुनाव की विधि की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है और यह मतदान पूरी तरीके से गुप्त होता है। दोस्तों, हमने निर्वाचन से संबंधित चैप्टर में पूरा विस्तार पूर्वक हमने जाना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है और फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब अगर हम पद की योग्यता की बात करें कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से किस योग्यता के तहत उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल है अपने देश में, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित योग्यता जो है होना अनिवार्य है। पहला तो यह है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ पे ध्यान देने लोग जो बात है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से जो राज्यसभा है उनके लिए जरूरी है कि वो राज्यसभा
कि जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है वो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के पास में, वही उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पे न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे न हो पहले से कार्यरत। इसके बाद में कार्यकाल और शपथ और पद से हटाने की प्रक्रिया की अगर हम बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का भी होता है, प्रधानमंत्री का भी होता है, ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी होता है। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी कि नए उपराष्ट्रपति का चयन न हो जाए। वह कितनी भी बार जो है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। इसके बाद में इनका जो शपथ ग्रहण है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। अब पद से हटाने की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा से शुरू की जा सकती है। राज्यसभा के प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी से इस आशय का प्रस्ताव रख सकता है सदन में, और लोकसभा की सहमति की अगर बात की जाए तो उस प्रस्ताव पर लोकसभा की साधारण बहुमत से सहमति होना अनिवार्य है, यानी कि महाभियोग को पास कराने के लिए जरूरी है कि लोकसभा से भी साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो। अब सूचना की अवधि की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना देना आवश्यक माना जाता है। उपराष्ट्रपति के अगर मुख्य कार्य और भूमिका की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति की मुख्य कार्य से दोहरी भूमिका होती है जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। इनका मुख्य रूप से जो है दोहरी भूमिका है भारतीय संविधान के तहत। पहला ये है कि राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा के ये चेयरमैन होते हैं। यानी जो पदेन सभापति से तात्पर्य है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से तात्पर्य है, यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे निर्वाचित होता है भारत में, वह अपने आप जो है वो राज्यसभा के भी सभापति नियुक्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। वह राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करता है और सदन में अनुशासन बनाए रखता है। वो तय करता है कि कौन सा विधेयक या मुद्दा सदन में कब चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके बाद में यद्यपि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए उसे सामान्य परिस्थिति में मत देने का अधिकार नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए वो कभी भी मतदान में भाग नहीं लेता है। परंतु किसी विषय पर मत बराबर होने की दशा में वह अपना निर्णायक मत जो है कास्ट दे सकता है। मान लीजिए किसी विधायक पे अगर बराबर वोटिंग हो गई तो वहाँ पे इनके पास में विशेषाधिकार है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं किसी एक पक्ष में। अब अगर हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्य को देखें तो अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से अचानक खाली हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति के मृत्यु होने पे, उनके द्वारा त्यागपत्र दे देने पे और महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, इन सभी कारणों की वजह से यदि राष्ट्रपति का पद भारत में रिक्त रहता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने के लिए, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाए, इस समय तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं और उस दौरान वो राज्यसभा के सभी सभापति का कार्य नहीं करते हैं। अब अगर इसके ऐतिहासिक उदाहरण को देखें इस परिस्थिति की तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बीवी गिरी थे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। इसी प्रकार 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो भारतीय चुनावी इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में ऐसा 2 एग्जाम्पल है जब उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करना पड़ा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट है जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप 11th क्लास में पढ़ते हो या फिर आगे आने वाले समय में यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वहाँ पे इसमें जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दिए गए हैं और जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो सभी आपके उस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।